Welcome back on my YouTube channel PSIR Academy with Pooja ma'am. This is my qualification MA from BHU Political Science, UGC NET 2 times, UGC JRF 1 time, teaching experience from BHU affiliated college. के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 55 तक सॉल्व किया। आज के सेशन में हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है संविधान संशोधन विधेयक, ऑप्शन बी है सामान्य विधेयक, ऑप्शन सी है धन विधेयक, ऑप्शन डी है वित्त विधेयक। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि संविधान संशोधन विधेयक। व्याख्या की बात की जाए तो भारतीय संविधान के भाग 20 में यानी कि 20 में और अनुच्छेद 368, ठीक है, 368 में इसमें भारतीय संविधान में संशोधन से संबंधित जो प्रक्रिया है उसका वर्णन, उसका उल्लेख इसमें किया गया है। और संविधान के अधिकांश उपबंधों में संशोधन के समय संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, तो संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की जरूरत होती है। और विशेष बहुमत से तात्पर्य अर्थ है कुल सदस्य संख्या का, ठीक है, कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत, ठीक है, प्लस उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 2/3 मेजोरिटी, ठीक है, तो ये विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिमस्टेक यानी स्टेक का सदस्य नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है थाईलैंड, ऑप्शन डी है स्पेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्पेन, यानी, ठीक है। बिमस्टेक के बारे में अगर बात की जाए तो ये क्या है, बिमस्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में, ठीक है, और कहाँ पर हुई थी, तो ये बैंकॉक में हुई थी। बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से यह अस्तित्व में आया था, ठीक है, बिमस्टेक। इसके सदस्य देशों में से 5 जो सदस्य हैं वो दक्षिण एशिया से हैं, ठीक है, मीन्स कि इसके कुल 7 सदस्य देश हैं। ऑफ कंट्री, टोटल मेंबर ऑफ कंट्री हैं कितने, 7, जिसमें से जो 5 देश हैं वह दक्षिण एशिया से हैं। ठीक है, तो यह जो 5 सदस्य हैं वह दक्षिण एशिया से हैं, जिनमें से कौन कौन से देश हैं, बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश, ये कंट्री के नाम आपको पता होना चाहिए। दूसरा भूटान, तीसरा भारत, नेपाल और श्रीलंका, ठीक है, तो यह टोटल 5 कंट्रीज हैं जो इसके सदस्य देश हैं। और 2 अन्य जो हैं वो है म्यांमार और थाईलैंड। तो इस प्रकार से टोटल 7 कंट्रीज हैं जो बिमस्टेक के सदस्य हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है। बिमस्टेक के फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं। बिमस्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है, ऑप्शन ए 3 वर्ष का, ऑप्शन बी 4 वर्ष का, ऑप्शन सी 5 वर्ष का, ऑप्शन डी 6 वर्ष का। तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर है 6 वर्ष का। जी हाँ, संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष व जो उसके अन्य सदस्य होते हैं जिनको नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, इनकी नियुक्ति की जाती है। और संविधान में राष्ट्रपति को अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा और शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि में, ठीक है, यानी कि जिस दिन पद ग्रहण कर रहे हैं उस डेट से, ठीक है, और 6 ईयर, ठीक है, ये जो टाइम पीरियड है यह इनका टेन्योर होता है, या फिर 65 ईयर्स ओल्ड,
ठीक है, या फिर इनकी आयु जो है इतनी हो। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन दोनों में से चाहे 65 ईयर्स हो या 6 ईयर कंप्लीटेड होना चाहिए। इनमें से जो भी पहले हो, इसके बाद सेवानिवृत्त किए जा सकते हैं, रिटायर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यूपीएससी के अध्यक्ष और उनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह टोटल 6 ईयर का होता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 312, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार दिया गया है और संघ लोक सेवा आयोग भारत में केंद्रीय अभिकरण के रूप में केंद्रीय भर्ती एजेंसी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो यह 59 निम्नलिखित में से किसने समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति का विचार प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी माओ त्से तुंग, ऑप्शन सी वी आई लेनिन, ऑप्शन डी जे स्टालिन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी माओ त्से तुंग। क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि माओ त्से तुंग। हम जानते हैं कि समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति, ठीक है, सांस्कृतिक क्रांति का जो शुरुआत था, सांस्कृतिक क्रांति की जो शुरुआत थी वह माओ त्से तुंग के द्वारा, जिसे माओ कहते हैं या माओ जेडांग कहते हैं, इसके द्वारा शुरू किया गया था। और यह माओ जेडांग का विश्वास यह था कि साम्यवादी क्रांति एक लंबा संघर्ष है जिसमें आर्थिक व राजनीतिक परिवर्तन के, ठीक है, कौन कौन से परिवर्तन? आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है, तो आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के साथ साथ सांस्कृतिक परिवर्तन भी आवश्यक है। ठीक है, इसके साथ साथ सांस्कृतिक परिवर्तन भी आवश्यक है। ठीक है, इस आधार पर माओ जेडांग के द्वारा सांस्कृतिक क्रांति के विचार की शुरुआत की गई। इस विचार 60 है। तो 1962 में 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन ए है रिचर्ड निक्सन, ऑप्शन बी है JF कैनेडी, ऑप्शन सी है ट्रूमैन, ऑप्शन डी है आइजनहावर। इनमें से सही आंसर है ऑप्शन 2 बी, मतलब कि JF कैनेडी। तो 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो कैनेडी थे, JF कैनेडी थे। ठीक है, और क्यूबा मिसाइल संकट जैसा कि आप जानते हैं 1962 में हुआ था और क्यूबा मिसाइल संकट के साथ शीत युद्ध के दौरान अक्टूबर 1900, ठीक है, अक्टूबर 1962 में सोवियत संघ क्यूबा और अमेरिका के बीच एक टकराव था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था ए सिर्फ पूर्व राजनीतिक है, बी सिर्फ पूर्व सामाजिक है, सी पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक है। हॉब्स कहता है कि जो प्राकृतिक अवस्था थी वह पूर्णतः पूर्ण राजनीतिक और पूर्ण सामाजिक अवस्था को स्पष्ट करता है। वह अवस्था राज्य और उसकी भयकारी शक्ति की उत्पत्ति के पहले की थी। ठीक है, और इसमें कॉन्सेप्ट था जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, और हॉब्स कहता है कि यह जो प्राकृतिक अवस्था थी इसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस की स्थिति थी, मतलब शक्तिशाली का प्रभुत्व था और नैतिक या कह सकते हैं न्याय, नैतिकता और राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह से खत्म थी, बिल्कुल भी नहीं थी, अस्तित्व ही नहीं था। यानी कि क्वेश्चन नंबर 62, हेयर प्रणाली का तात्पर्य है ऑप्शन ए एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ऑप्शन बी सूची प्रणाली, ऑप्शन सी संचयी प्रणाली, ऑप्शन डी सामान्य बहुमत प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है, तो हेयर प्रणाली का जो तात्पर्य है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का है और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के जन्मदाता हेयर हैं। ठीक है, थॉमस हेयर या टॉमस हेयर भी लिखा जाता है। ठीक है, टॉमस हेयर इसके जन्मदाता है हेयर प्रणाली के। ठीक है, डीप डेफिनेशन को अगर समझा जाए तो हेयर प्रणाली क्या है? यह चुनाव की आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति है। ठीक है, जो निर्वाचन क्षेत्र होता है उसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं और मतों का जो होता है वो संक्रमण होता है। ठीक है, मत जो है होता है वो विभाजित किए जाते हैं क्रमिक रूप से। प्रत्येक दल उतने ही प्रत्याशियों को चुनाव में खड़ा करता है जितनी सीटों की कुल संख्या होती है। मतदाता केवल जो मतदाता होता है या मतदाता द्वारा केवल एक मत प्रदान किया जाता है, परंतु इसका प्रयोग वह वरीयता के रूप में कर सकता है। ठीक है, तो यह इसकी विशेषता है कि एक ही मत, एक व्यक्ति एक मत, पर यह वह वरीयता क्रम में करेगा। जैसे एक व्यक्ति है तो उसको एक वोट दे दिया, पहले स्थान पे उसको रखा, दूसरे स्थान पे किसी बी व्यक्ति को रखा, फिर सी व्यक्ति को रखा चौथे स्थान पे, डी व्यक्ति को रखा तीसरे स्थान पे। तो इस तरह से वह वरीयता क्रम में अपना वोट देता है।
ठीक है। और प्रत्याशी होते हैं उनको जीतने के लिए एक निश्चित कोटा को पूरा करना होता है और जिसका मूल आधार हेयर ने रखा था। ठीक है। एक मान लीजिए वोट सबको इक्वल वितरित किया जा रहा है और इसमें जीतने के लिए एक लिमिटेड क्राइटेरिया को फुलफिल एक कोटा को फुलफिल करना होता है। तो इस प्रकार से हेयर प्रणाली है। प्रणाली को ही आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है, शक्ति अभिजन का सिद्धांत किसने दिया है? जिसे कहते हैं पावर एलिट का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए रॉबर्ट मिचल्स, ऑप्शन बी है सी राइट मिल्स, ऑप्शन सी है सुनपीट और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी राइट मिल्स। ठीक है। मिल्स माने पावर, मिल्स पावर की बात करता है। जब भी मिल्स नाम आए तो पावर समझिए। तो इसमें हम देखते हैं सी राइट मिल्स की बुक है द पावर एलिट। ठीक है। द पावर, इसको लिखा गया है 1956 में। तो इस तरह से भी आप रिलेट कर सकते हैं कि पावर बुक लिखा है मिल्स ने और पावर अभिजन एलिट, पावर एलिट की बात भी इसी ने की है। राइट मिल्स एक अमेरिकन विचारक है और इसने अमेरिकी लोकतंत्र की समीक्षा करते हुए कहा है कि अमेरिका में लोकतंत्र एक सर्म है। कहना था कि अमेरिका में जो लोकतंत्र है वह आदर्शों से कोसों दूर है। अमेरिका में लोगों के शासन के बजाय शक्ति अभिजनों यानी संघीय राजनेता, सैन्य पदाधिकारीगण और जो वाणिज्यिक कारपोरेट घराने हैं उनके द्वारा शासन होता है। तो यह सी राइट मिल्स ने इस बुक में डिफाइन किया है। नंबर 64, किसका मत है कि आंतरिक संगठन स्वायत्तता कार्यों या कार्य पद्धतियों किसी भी दृष्टि से लोक निगम विभागों अथवा ब्यूरो से भिन्न नहीं होते? ऑप्शन ए है राल्फ एसेटन, ऑप्शन बी है एल जी वाइट, ऑप्शन सी है हर्बर्ट मॉरिसन, ऑप्शन डी है गोरवाला। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि एल डी वाइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, विधायी कार्य करने के लिए भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? कौन करता है? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद का वरिष्ठतम सदस्य, ऑप्शन सी राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन डी लोकसभा का अध्यक्ष। इस क्वेश्चन का सही आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है। स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है और ऐसी बैठक के साधारण विधेयक केवल और केवल सिंपल जो विधेयक होते हैं, साधारण विधेयक जो होते हैं उन्हीं पर, ऑर्डिनरी बिल जो होते हैं, साधारण विधेयक जो होते हैं उन पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में, ठीक है, इस ज्वाइंट सिटिंग को बुलाया जाता है। ठीक है। और जो लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध हुआ रहता है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में जो गतिरोध हुआ रहता है इसी को समाप्त करने के लिए, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यह ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है जिसकी अध्यक्षता स्पीकर के द्वारा की जाती है। ठीक है। और ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में है। इंपॉर्टेंट। 66, बहुलवादी महत्व देते हैं। इसको महत्व देते हैं? ऑप्शन ए है राज्य को, ऑप्शन बी है समूहों और संगठनों को, ऑप्शन सी है सरकार को, ऑप्शन डी है न्यायपालिका को। क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर है समूह और संगठन को। जैसा कि मैं बताई थी कि बहुलवादी समूह और संगठन को महत्व देते हैं और बहुलवादियों के अनुसार, बहुलवादियों का कहना है कि एक ऐसा सिद्धांत अंतर्गत समाज में अपनी आज्ञा का पालन करने के लिए शक्ति को एक ही जगह केंद्रित नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उस शक्ति को अलग अलग संगठनों में, ठीक है, अलग अलग संस्थाओं में विभाजित किया जाना चाहिए, विकेंद्रित होना चाहिए। ठीक है। और विकेंद्रित करके उस शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है। तो बहुलवादियों का मतलब कहना है कि जितने भी छोटे छोटे संस्थान होते हैं सबके पास पावर होती है और राज्य भी उसी तरह से एक संस्था है। ठीक है। अगर इसके डीप एनालिसिस को समझा जाए तो फिर हम देखते हैं कि बहुलवादी विचारधारकों के अनुसार राज सत्ता निरंकुश और संप्रभु नहीं है बल्कि इसमें भी अंकुश है। ठीक है। और समाज में विद्यमान जो भी अन्य अनेक समुदाय हैं, जो भी छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी संस्थान है और उनका भी अस्तित्व है, राज्य सत्ता को सीमित करते हैं। ठीक है। उनका अस्तित्व है और वह राज्य की सत्ता को सीमित करते हैं और व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केवल राज्य का ही सदस्य नहीं होता है बल्कि वो और भी छोटे छोटे संगठन संस्थाओं का सदस्य होता है, उसकी भी सदस्यता स्वीकार करता है। ठीक है। इस स्थिति में एकमात्र राज्य को संपूर्ण सत्ता प्रदान नहीं की जा सकती है बल्कि जो सत्ता है, जो पावर है, वो विभाजित रूप में है।
क्वेश्चन नंबर 67, नगर राज्य का संबंध माना जाता है। ऑप्शन ए है प्राचीन मिस्र से, ऑप्शन बी है प्राचीन भारत से, ऑप्शन सी है प्राचीन यूनान से, ऑप्शन डी है प्राचीन चीन से। तो क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राचीन यूनान से। प्राचीन काल में यूनानी विचारकों ने राज्य के लिए नगर राज्य शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, नगर राज्य शब्द का प्रयोग किया था, जिसका मतलब है सिटी स्टेट। ठीक है, सिटी स्टेट शब्द का प्रयोग किया था और यूनानी भाषा में इसे पॉलिस कहते थे। ठीक है, इसी को यूनानी भाषा में पॉलिस कहते थे। आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले इटली के राजनीतिक विचारक मैकियावेली ने किया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में पुस्तक द प्रिंस में, और किस बुक में किया था? तो द प्रिंस में। ठीक है, इस बुक में मैकियावेली ने 1513 में आधुनिक संदर्भ में शब्द का प्रयोग किया था, स्टेट शब्द का यूज किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 है, मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा निम्नलिखित में से किस विशेषता के लिए की? ऑप्शन ए है तार्किकता, ऑप्शन बी है गोपनीयता, ऑप्शन सी है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक, ऑप्शन डी है राज्यों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की बढ़ोतरी में भूमिका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि राज्यों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की बढ़ोतरी में भूमिका। और एफ एम मार्क्स ने नौकरशाही को 4 भागों में विभाजित किया है, 4 भागों में। ठीक है, एफ एम मार्क्स ने नौकरशाही को 4 भागों में विभाजित किया है, जिसमें से पहला है अभिभावक नौकरशाही, दूसरा है जातीय नौकरशाही, तीसरा है संरक्षक नौकरशाही, चौथा है योग्यता परक नौकरशाही, तो इस तरह से 4 नौकरशाही की बात एफ एम मार्क्स ने किया है। नौकरशाही के पहली बार प्रयोग की अगर बात की जाए तो हम जानते हैं कि 1746 में, ठीक है, 1746 में 1746 में नौकरशाही शब्द की शुरुआत हुई, और किसके द्वारा? विंसेंट डिगार्नी के द्वारा। तो विंसेंट डिगार्नी के द्वारा सबसे पहले नौकरशाही शब्द को यूज किया गया था। और नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर के साथ शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से क्या प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है? ऑप्शन ए है प्रदत्त विधायन, ऑप्शन बी है स्थगन प्रस्ताव, ऑप्शन सी है प्रश्नकाल, ऑप्शन डी है शून्यकाल। तो इसमें से कौन सा ऐसा विधायी नियंत्रण का कार्य नहीं करता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, तो प्रदत्त विधायन। ठीक है, ऑप्शन ए यानी कि प्रदत्त विधायन प्रशासन पर विधायी नियंत्रण की भूमिका या पद्धति का कार्य नहीं है। ठीक है, बल्कि संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में विधायी नियंत्रण के लिए कुछ साधन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से कानून निर्माण प्रक्रिया है। ठीक है, कानून निर्माण प्रक्रिया है। दूसरा इसमें आप देखेंगे तो कहता है प्रश्नकाल जो होता है यह है। तीसरा कार्य स्थगन प्रस्ताव होता है। ठीक है, कार्य स्थगन प्रस्ताव। चौथा शून्यकाल, जैसा कि ऑप्शन में है ही। पांचवा है बहस एवं विचार विमर्श। 6 है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। 70, भारतीय संविधान सहायक एकात्मक विशेषताओं सहित एक संघीय राज्य की स्थापना के स्थान पर सहायक संघीय विशेषताओं सहित एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता है। किसने कहा है? ऑप्शन ए है केसी वियर ने, ऑप्शन बी है सर आइवर जेनिंग्स ने, ऑप्शन सी है के एम पडिक्कर ने, ऑप्शन डी है बी आर अम्बेडकर ने। तो क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर है केसी वियर ने। ठीक है, केसी वियर का कहना है कि भारतीय संविधान सहायक एकात्मक विशेषताओं सहित एक संघीय राज्य की स्थापना के स्थान पर सहायक संघीय विशेषताओं सहित एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता? ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी है जेरेमिक, ऑप्शन सी है लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन डी है एफ डब्ल्यू मिटलैंड,
तो अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मिटलैंड। ठीक है, इसका स्टेटमेंट भी एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। आप कमेंट में उस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, उस स्टेटमेंट को कमेंट में लिखिएगा। मिटलैंड को हम एक दुखी विचारक के रूप में देखते हैं। जैसे कि मिटलैंड का स्टेटमेंट है कि यह इनका स्टेटमेंट है, जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरत शीर्षक के प्रति खेद होता है। तो हम इन्हें खेद या फिर दुखी दुखी विचारक के रूप में याद रख सकते हैं, क्योंकि यह शीर्षक को देख करके दुखी हो जाते हैं। तो मिटलैंड को हम दुखी विचारक के रूप में याद रखेंगे। यानी कि पॉलिटिकल साइंस को विज्ञान नहीं मानने वालों में से एक दुखी विचारक मिटलैंड है। ठीक है, दुखी विचारक। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है, पूछा है। ठीक है, ऑप्शन ए हीगल, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी बोसांके, ऑप्शन डी बेंथम। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर है बेंथम। बिल्कुल, यह उपयोगितावादी विचारक है। ठीक है, बेंथम जो है, आप सभी जानते हैं कि यह उपयोगितावादी विचारक है। उपयोगितावाद की बात करता है, यूटिलिटेरियनिज्म की बात करता है। जबकि हीगल, ग्रीन, बोसांके यह सभी उदारवादी विचारक हैं। ठीक है, आदर्शवादी विचारक हैं। ठीक है, हीगल, बोसांके, ग्रीन ये सभी आदर्शवादी विचारक हैं। जर्मी बेंथम को उपयोगितावाद को व्यवस्थित रूप से उपयोग करने वाला पहला जनक के रूप में माना जाता है। जर्मी बेंथम को दार्शनिक अमूलवादी की संज्ञा दी जाती है। यह कोटेशन, यह शब्द याद रखिएगा कि बेंथम के लिए दार्शनिक अमूलवादी संज्ञा दी जाती है, यह शब्द यूज किया जाता है। बेंथम ने प्राकृतिक अधिकार, सामाजिक समझौता और सामान्य इच्छा सिद्धांत जैसे अमूर्त विचारों का विपरीत खंडन करते हुए कहा है कि मानव जीवन का मूल उद्देश्य सुखों की प्राप्ति और दुखों को कम करना है। ठीक है, तो जबकि आदर्शवादी विचारक राज्य को ईश्वरीय संस्था मानते हैं और राजा को ईश्वर का प्रतिबिंब मानते हैं। यह मुख्य रूप से हीगल को आप देखेंगे, जो कहता है कि राजा को ईश्वर का प्रतिबिंब मानता है और राज्य को साध्य मानता है। ठीक है, और हीगल तो कहता है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का ही अवतरण है। ठीक है, और ग्रीन का भी सद इच्छा के रूप में राज्य को देखता है और कहता है कि ग्रीन कहता है कि सदिच्छा ही राज्य का आधार है। जबकि बोसांके कहता है कि राज्य को सर्वोच्च संस्था मानता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोसांके राज्य को बोसांके राज्य को सर्वोच्च संस्था मानता है बोसांके। ठीक है, अन्य आदर्शवादी विचारकों में प्लेटो है, अरस्तु है, हीगल है। ठीक है, और ये सभी लोग हैं। जबकि जर्मी बेंथम, जेएस मिल ये उपयोगितावादी विचारक हैं। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किसका संबंध शीत युद्ध से नहीं है? ऑप्शन ए फुल्टन भाषण, ऑप्शन बी ट्रूमैन सिद्धांत, ऑप्शन सी मार्शल योजना। निम्नलिखित उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से शीत युद्ध से संबंधित मार्शल योजना भी है, ट्रूमैन सिद्धांत भी है, फुल्टन भाषण भी है। ठीक है, फुल्टन भाषण, ट्रूमैन सिद्धांत, मार्शल योजना ये सभी शीत युद्ध से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं, सभी जुड़े हैं। शीत युद्ध में से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसके अंतर्गत युद्ध ना होते हुए भी युद्ध की परिस्थिति बनी रहती है। शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दो महाशक्तियों सोवियत संघ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य आरंभ हुआ, जिसमें दोनों शक्तियों ने शांतिपूर्ण राजनीतिक संबंध रखते हुए भी एक दूसरे के प्रति शत्रुभाव रखा। शीत युद्ध कूटनीतिक या वाक्य युद्ध, वैचारिक युद्ध के अंतर्गत या इस रूप में जाना जाता है। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं फुल्टन भाषण, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल के द्वारा अमेरिका के फुल्टन नामक स्थान पर 1946 में दिया गया था इनके द्वारा। ठीक है, और हम अगर बात करें ट्रूमैन सिद्धांत की, तो ट्रूमैन सिद्धांत जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन के साम्यवादी विचारधारा के प्रसार को रोकने के लिए, ट्रूमैन के द्वारा साम्यवादी विचारधारा या साम्यवादी प्रसार को रोकने के लिए संबंधित एक नीति थी, एक पॉलिसी थी, जिसे ट्रूमैन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बेसिकली इसका उद्देश्य था साम्यवादी विचारधारा को रोकना। ठीक है, और इस पॉलिसी को शुरू किया गया था मार्च 1947 में। 1947 में। ठीक है, मार्शल योजना की अगर हम बात करें तो मार्शल योजना की शुरुआत अप्रैल 1947 में हुआ था इसका भी। ठीक है, और अमेरिका की विदेश मंत्री, विदेश सचिव थे मार्शल, इनके द्वारा यह शुरुआत किया गया था यूरोप के पुनरुद्धार को लेकर के
यह पहल था, यह नीति थी, और उसमें कहा गया कि यदि तुरंत यूरोपीय आर्थिक पुनरुत्थान नहीं किया गया तो साम्यवादी विचारधारा जो है वो तेजी से यूरोपियंस को या यूरोप के जो क्षेत्र थे वहां पर स्थापित हो जाएगी। इसके फलस्वरूप अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने मार्शल योजना शुरू किया। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले देशों पर यह शर्त लागू की गई कि वह अपने देश की शासन व्यवस्था में साम्यवादी, ठीक है, साम्यवादी या साम्यवादियों को की जो नीतियां हैं उसको एक तरह से सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मार्शल योजना ने अमेरिका की साम्यवादी विरोधी नीति को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो मार्शल योजना के वजह से कहीं ना कहीं साम्यवादी विचारधारा को यूरोप में फैलने से रोका गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 है, संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के संदर्भ में देतांत यानी डेटेंट का तात्पर्य है। पहला है परस्पर शत्रुता, बी है दोनों के मध्य तनाव में शिथिलता, सी है परस्पर अविश्वास, डी है प्रतिस्पर्धा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोनों के मध्य तनाव में शिथिलता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर है तनाव में शिथिलता। देतांत का अर्थ ही होता है कि तनाव से अथिल्यता। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के संदर्भ में देतांत का प्रयोग किया गया था और जिसका तात्पर्य होता है कि शक्तियों के मध्य में तनाव की स्थिति या तनाव की स्थिति को कम किया जाना या तनाव को शिथिल किया जाना, कम किया जाना, कंट्रोल किया जाना। देतांत जो है यह फ्रेंच शब्द है, रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन। देतांत। क्वेश्चन नंबर 75, राम मनोहर लोहिया किसके समर्थक थे? ठीक है, ऑप्शन ए है विकेंद्रीकृत समाजवाद के, ऑप्शन बी है साम्यवाद के, ऑप्शन सी है गिल्ड समाजवाद के जिसे श्रेणी समाजवाद कहा जाता है, और फेबियन समाजवाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए विकेंद्रित समाजवाद। ठीक है, डिसेंट्रलाइज सोशलिज्म। ठीक है, राम मनोहर लोहिया विकेंद्रित समाजवाद के समर्थक थे। राम मनोहर लोहिया ने चौखंबा शासन, ठीक है, चौखंबा शासन का विचार दिया गया था। ठीक है, और इसमें जो होगा, जो पावर होगा, जो शक्ति होगी, उसका स्रोत नीचे से ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, राम मनोहर लोहिया ने कहा कि जो चौखंबा शासन व्यवस्था होगा उसमें जो पावर होगा वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। मीन्स कि नीचे ग्राम, इसके ऊपर होगा मंडल, इसके ऊपर होगा प्रांत, इसके ऊपर होगा केंद्र, और पावर जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ राम मनोहर लोहिया ने समाजवाद की पुष्टि के संदर्भ में सप्त क्रांति का आह्वान किया। ठीक है, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, दूसरा चौखंबा शासन व्यवस्था इनका, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने सप्त क्रांति शब्द का प्रयोग किया या सप्त क्रांति, ठीक है, सप्त क्रांति का आह्वान किया। और इसके साथ साथ राम मनोहर लोहिया ने कांग्रेस सोशलिस्ट 1934 नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया और 1955 में भारतीय समाजवादी दल का निर्माण किया। ये इंपॉर्टेंट है, 1955 में भारतीय समाजवादी दल का निर्माण इनके द्वारा किया गया। ठीक है, राजा राम मनोहर लोहिया की रचनाओं में एस्पेक्ट ऑफ सोशलिज्म राम मनोहर लोहिया की रचनाओं में एस्पेक्ट ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी और व्हील ऑफ हिस्ट्री, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म इंपॉर्टेंट बुक है, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है व्हील ऑफ हिस्ट्री एंड मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बुक है। निम्नलिखित में से किस प्रशासकीय अभिकरण के पास कार्य संपादन का एकाधिकार है? ऑप्शन ए है सूत्र अभिकरण, ऑप्शन बी है स्टाफ अभिकरण, ऑप्शन सी है सहायक अभिकरण, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सूत्र अभिकरण, लाइन अभिकरण। ठीक है, ये जो लाइन एजेंट होते हैं, एजेंसी होती है, ये तो सूत्र अभिकरण इसका सही आंसर है। सूत्र अभिकरण के पास कार्य संपादन का एक अधिकार है और सूत्र अभिकरण वास्तविक रूप से नीतियों को लागू करते हैं। ठीक है, जो भी पॉलिसी है इसको लागू करने का कार्य सूत्र अभिकरण के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और संगठन के प्राथमिक कार्यों का जो संपादन होता है उसको संपादित करने की जिम्मेदारी सूत्राभिकरण की होती है। प्रत्येक देश का सरकारी प्रशासन जिन बड़ी बड़ी इकाइयों में विभाजित होता है, ठीक है, वह सूत्राभिकरण कहलाता है। ठीक है, एक जो बड़ी सी शासन व्यवस्था है वो छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर के बनती है और यही सूत्राभिकरण के
लक्षण होते हैं, निर्माणकर्ता होते हैं। सूत्राभिकरण कार्यात्मक है, इसका मुख्य कर्तव्य उद्देश्यों की प्राप्ति करना है। ठीक है। सूत्राभिकरणों के उदाहरण में अमेरिका का स्वतंत्र नियामक विभाग, लोक निगम, भारत में आंतरिक सुरक्षा विभाग। भारत में सूत्राभिकरण के रूप में किसको रखा जाता है? तो रखा जाता है सुरक्षा विभाग को, आंतरिक सुरक्षा विभाग। ठीक है, इसको, और रक्षा विभाग को, और डाक विभाग को, और दूरसंचार विभाग को, और गृह विभाग को, जिसे होम मिनिस्ट्री कहा जा सकता है, और परिवार कल्याण विभाग को। ठीक है, परिवार कल्याण विभाग को। तो यह सूत्राभिकरण के महत्वपूर्ण विभाग हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है ऑप्शन ए संसद को, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय को, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है। जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो अनुच्छेद 32 के अनुसार, और जब हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो 226 के तहत इन्हें जुडिशियल रिव्यू का अधिकार दिया गया है दोनों को। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का समर्थन करने वाले अन्य विशिष्ट प्रावधानों में अनुच्छेद 372। ठीक है, भारतीय संविधान के अन्य कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन की बात करते हैं? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 372 ए, 372 याद रखने वाला पॉइंट है, अनुच्छेद 13 में, और अनुच्छेद 251 में, 251 में, और अनुच्छेद 254 में, 54 में, और 264 में, और 245 में, 264 के क्लॉज 3 में, और अनुच्छेद 245 में, और अनुच्छेद 131 से 136 में। ठीक है, अनुच्छेद 131 से 136 और 137 में। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको इन सभी पॉइंट्स का शॉर्ट नोट बनाना है, क्विक रिवीजन करना है। न्यायिक पुनर्विलोकन से अभिप्राय क्या है? तो न्यायालय की उस शक्ति से है जो विधायी अधिनियमों एवं कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने से संबंधित होती है। यह केंद्र एवं राज्य सरकारों दोनों पर लागू होती है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू के प्रावधानों को अमेरिकी संविधान से लिया गया है तथा भारत के संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 78, कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है। यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए है हॉब्स, ऑप्शन बी है हालैंड, ऑप्शन सी है डिग्वी, ऑप्शन डी है ऑस्टिन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि डिग्वी। ठीक है, कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है, यह कथन डिग्वी का है। ठीक है, तो यह कथन डिग्वी का है। अगर जाने तो डिग्वी जो है ये फ्रेंच विचारक है और बहुलवादी विचारक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं। राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए, यह कथन किसका है? इस कथन का ऑप्शन है, ऑप्शन ए गेटल, ऑप्शन बी मैकाइवर, ऑप्शन सी सर अर्नेस्ट बेन, ऑप्शन डी सिडविक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गेटल। तो जब अतीत एवं वर्तमान और भविष्य का जैसे शब्द आए या की पॉइंट आए तो आपका ध्यान गेटल पे जाना चाहिए। ठीक है, गेटल का मानना है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य के अतीत, वर्तमान व भविष्य और साथ ही राजनीतिक संगठनों व राजनीतिक सिद्धांतों का भी अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 80 है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए है लोक निर्वाचन में मतदान करना, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक मनोभाव का विकास करना, ऑप्शन सी है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ऑप्शन डी है संविधान से आबद्ध रहना और इसके आदर्शों का सम्मान करना। क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर है भारत के ऑप्शन ए है लोक निर्वाचन में मतदान करना। ठीक है, तो यह फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ठीक है, निर्वाचन करना
फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत नहीं आता है। नंबर 81, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी है, यह मत किसका है? ऑप्शन ए है लॉर्ड एक्टन का, ऑप्शन बी है टी.एच. ग्रीन का, ऑप्शन सी है एच.जे. लास्की का, ऑप्शन डी है ई. बारकर का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एक्टन, लॉर्ड एक्टन का, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्वतंत्रता एवं समानता एक दूसरे के विरोधी है। जब विरोधी शब्द आए तो समझ लो एक्टन का नाम आएगा। ठीक है, लॉर्ड एक्टन का मानना था कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वरूप स्वतंत्रता की जो आशा है वह पूर्णतः व्यर्थ हो गई है। इसलिए स्वतंत्रता व समानता एक साथ नहीं हो सकते। इनका कहना था कि समानता प्रकृति प्रदत्त ना होकर के कृत्रिम होती है, जबकि स्वतंत्रता जो होती है वो प्रकृति ने दिया हुआ है। ठीक है, जबकि लास्की का मानना है कि राज्य का उद्देश्य स्वतंत्रता व समानता दोनों प्रदत्त करना है, दोनों देना है। ठीक है, लास्की ने स्वतंत्रता व समानता को एक दूसरे का पूरक माना है। एक्टन विरोधी बात करते हैं, एक्टन विरोधी, और जब शब्द पूरक आए तो लास्की। क्योंकि ग्रीन ने स्वतंत्रता के संबंध में कहा है कि स्वतंत्रता उन कार्यों को करने एवं भोगने की शक्ति देती है जो कार्य करने एवं उपभोग करने योग्य होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हेनरी फ्योल की रचना नहीं है? ठीक है, इस क्वेश्चन का सही इस क्वेश्चन में ऑप्शन है, ऑप्शन ए जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ऑप्शन बी द थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, ऑप्शन सी है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, और ऑप्शन डी है जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, द थ्योरी ऑफ सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हेनरी फ्योल की पुस्तक नहीं है, जबकि जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, द थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी तीनों पुस्तकें हेनरी फ्योल के द्वारा लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, ऑप्शन बी है ई.वी.आई. लेनिन, स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, ऑप्शन सी है जोसेफ स्टालिन, बेस लेबर एंड कैपिटल, ऑप्शन डी है फ्रेडरिक एंजल्स, ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, यानी कि जोसेफ स्टालिन का वेज लेबर एंड कैपिटल। यह जो बुक है यह स्टालिन की नहीं है बल्कि मार्क्स की है। ठीक है, और मार्क्स ने इस बुक को कब लिखा था? कार्ल मार्क्स ने इस बुक को लिखा था 1847 में। ठीक है, 1847 में वेज लेबर एंड कैपिटल नामक बुक की रचना कार्ल मार्क्स ने की थी, और इसमें पहली बार 1949 में न्यू रेनिसे जेतुंग में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, इसे व्यापक रूप से मार्क्स के प्रभावशाली ग्रंथ दास कैपिटल का अग्रदूत माना जाता है, और इसके अतिरिक्त अन्य विकल्प जो है 1 और 2 और 4 यह सही सुमेलित है, यानी कि फ्रेडरिक एंजल्स की बुक है ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, और कार्ल मार्क्स की द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, वी.आई. लेनिन की है स्टेट एंड रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय हित को विश्व राजनीति का अंतिम और निर्णायक तत्व मानता है? ऑप्शन ए है मार्गेनथाउ, ऑप्शन बी है वी डाइक, ऑप्शन सी है जोसेफ फ्रैंकल, ऑप्शन डी है पाल सिबरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1, यानी कि मार्गेनथाउ। मार्गेनथाउ एक राजनीतिक विचारक थे जिनका जन्म 1904 में हुआ था। ठीक है, और जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। मार्गेनथाउ वह पहले विचारक थे जिन्होंने यथार्थवाद को वैज्ञानिक रूप दिया। ठीक है, और 1930 के दशक में जर्मनी के हिटलर के आने से नाजीवाद का उदय हुआ, तो मार्गेनथाउ जर्मनी से भागकर अमेरिका में शरण ले लिए और अमेरिका के शरणार्थी के रूप में रहने लगे। मार्गेनथाउ के अनुसार किसी भी देश के लिए नेशनल इंटरेस्ट सर्वोच्च होता है, राष्ट्रीय हित जो होती है वो सर्वोच्च होती है, और मार्गेनथाउ राष्ट्रीय हित को विश्व राजनीति का अंतिम और निर्णायक तत्व मानता है। ठीक है, तो अंतिम और निर्णायक तत्व किसी भी राज्य, किसी भी स्टेट का होता है, किसी भी कंट्री का होता है राष्ट्रीय हित, उस देश का राष्ट्रीय हित। ठीक है, यथार्थवाद के जन्मदाता मार्गेनथाउ की जो इंपॉर्टेंट बुक है उसका नाम है पॉलिटिक्स एमंग नेशन, पावर एंड पीस। दूसरी इंपॉर्टेंट बुक है इन डिफेंस ऑफ नेशनल। ठीक है, ये दोनों बुक इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 85, भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी निम्न में से किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है मंत्री विधि एवं न्याय,
और ऑप्शन सी है भारत का महान न्यायवादी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर है भारत का महान न्यायवादी। ठीक है, भारत का महान न्यायवादी सर्वोच्च विधि अधिकारी के रूप में माना जाता है। भारतीय संविधान महान न्यायवादी, भारत का महान न्यायवादी का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है और इसकी नियुक्ति का प्रोविजन किया गया है। और भारत की महान न्यायवादी का जो नियुक्ति होगी, भारत की महान न्यायवादी का जो अपॉइंटमेंट होगा वो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। जो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखेगा, ठीक है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखेगा, राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को महान न्यायवादी के रूप में अपॉइंट करेंगे। कि महान न्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, वह सभी कानूनी मामलों में सरकार की सहायता के लिए जिम्मेदार होता है और महान न्यायवादी को संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, बट उसे मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, भाग ले सकता है संसद में लेकिन वोट नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी दर्शन से संबंधित है? ऑप्शन ए है न्यासिता, ऑप्शन बी है नई तालीम, ऑप्शन थ्री है हिजरत, ऑप्शन 4 है सर्वोदय। इस क्वेश्चन का आंसर है डी। जी हाँ, जितने भी इसके ऑप्शंस हैं यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, न्यासिता, नई तालीम, हिजरत, सर्वोदय, ये सभी महात्मा गांधी जी के दर्शन से संबंधित विचारधारा है। महात्मा गांधी और गांधीवादी दर्शन न केवल राजनैतिक, नैतिक और धार्मिक है, बल्कि यह पारंपरिक और आधुनिक तथा सरल और जटिल भी है। यह कई पश्चिमी प्रभावों का प्रतीक है जिनको गांधी ने उजागर किया है और प्राचीन भारतीय संस्कृति में निहित है और सार्वभौमिक, नैतिक और धार्मिक सिद्धांत का पालन करने वाला है या पालन करता है। महात्मा गांधी या गांधीवादी विचारधारा आदर्शवाद पर नहीं बल्कि व्यवहारिक आदर्शवाद पर आधारित विचारधारा है या फिर व्यवहारिक आदर्शवाद पर विशेष जोर देता है। ठीक है, न्यासिता, नई तालीम, हिजरत, सर्वोदय महात्मा गांधी दर्शन से संबंधित महत्वपूर्ण विचारधारा है। क्वेश्चन नंबर 87 यानी भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 324, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 325, ऑप्शन सी है और अनुच्छेद 322, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 323। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है और भारत में शासन की लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई गई है और निर्वाचन लोकतंत्र का आधार होता है। ठीक है, भारतीय संविधान में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का निर्वाचन वयस्क मताधिकार, ठीक है, वयस्क मताधिकार पर आधारित है और इसका प्रावधान किया गया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग के बारे में उपबंध किया गया है। भारत का जो निर्वाचन आयोग है यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है, स्थायी है और संवैधानिक है। ठीक है, संवैधानिक निकाय है। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना पहली बार कब हुई थी? यह इंपॉर्टेंट है, 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। 88वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेख का अर्थ होता है हम हुक्म देते हैं? ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी परमादेश, ऑप्शन सी अधिकार परीक्षा, ऑप्शन डी है प्रेषण। तो भारतीय संविधान में आप देखेंगे परमादेश जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है। ठीक है, अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने का आदेश दिया गया है, रीट जारी करने का अधिकार है और परमादेश रीट का अर्थ होता है कि हम हुक्म देते हैं, परम आदेश। इसको इस तरह से देखिए कि परम आदेश, ठीक है, परम प्लस आदेश। तो परम आदेश किसका हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट का। और किसका हो सकता है? और हाई कोर्ट का। ठीक है, और परम आदेश हम आदेश देते हैं, कौन दे रहा है? माननीय सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। तो इस तरह से आप इसके शॉर्टकट कीज को भी याद रख सकते हैं। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखा जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के क्लॉज 2 में उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है, ठीक है, जिसके अनुसार वह मूल अधिकारों को प्रवृत्त या लागू करने के लिए आदेश, निर्देश या रीट जारी कर सकता है और इसका प्रावधान इस संविधान के इस अनुच्छेद में है। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने हेतु उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को 5 रीट जारी करने की शक्ति है, जिसमें है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक, दूसरा है परमादेश,
तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है अधिकार परीक्षण, चौथा है उत्प्रेषण, ठीक, और पांचवा है अधिकार परीक्षण। ये मैं इसलिए लिखा रही हूँ क्योंकि यह क्रम पूछ लेता है, तो क्रम आपको पता होना चाहिए। पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण है, दूसरा परमादेश है, फिर प्रतिषेध है, फिर उत्प्रेषण है, उसके बाद अधिकार परीक्षा। किस अधिकार से ये पूछ रहा है? अधिकार परीक्षा के माध्यम से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 89, लेसेस फेयर अबंध नीति का सिद्धांत किससे प्रभावित था? ऑप्शन ए है स्वतंत्रता के सकारात्मक विचार से, ऑप्शन बी स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों से, ए और बी दोनों से, ठीक है। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से। लेसेस फेयर, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, तब किसी प्रकार का अंकुश कंट्रोल ना रखो। लेसेस फेयर का अर्थ होता है व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, अकेला छोड़ दो, ठीक है। तो अकेला छोड़ देना एक नकारात्मक आइडियोलॉजी है, इसलिए स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से संबंधित है, ठीक है। अहस्तक्षेप, ठीक है। भारत ने एक अमेरिकी विशेषज्ञ फ्रैंक क्रॉस को किस वर्ष यह जांचने के लिए आमंत्रित किया कि निष्पादन बजट भारत में अपनाया जा सकता है या नहीं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 1962 में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है 1966 में, ऑप्शन सी है 1964 में, ऑप्शन डी है 1968 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1964 में, यानी कि 1964 में, ठीक है। भारत में अपनाया जा सकता है या नहीं? और निष्पादन बजटिंग का तात्पर्य ऐसी बजट प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत बजट में शामिल कार्यक्रमों तथा योजनाओं का क्रियान्वयन इस प्रकार से किया जाए ताकि अपेक्षित तथा वास्तविक निष्पादन के मध्य कम से कम अंतर हो तथा परियोजनाओं का इष्टतम या उच्चतम स्तर पर उपयोग हो सके, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल 30 क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने इस सेशन में देखा। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन जो